रूस में आलू यात्रा जारी है। आज हम रोस्तोव क्षेत्र के प्रोलेटार्स्की जिले में एनर्जी कंपनी में हैं। आइए इस कंपनी के साथ मिलकर ऊर्जा से भर जाएं। चलो देखते हैं। यहीं से असल में वो हमारे चैनल की पूरी जिंदगी शुरू होती है। असल में हमारे पूरे सिंचाई की इसे ही कार्यता कहा जाता है। हमारे पूरे नहर के रास्ते में हमारे पास अवन कैमरे हैं जिनमें पानी इकट्ठा होता है और फिर वह शांडोरों के जरिए बहता है। हमें ये शांडोरें प्रोलेटार्स्की सिंचाई प्रणालियों के प्रबंधन द्वारा खोली जाती हैं और फिर नहर वहां से आगे बढ़ती है और सीधे मानोच तक जाती है। यहीं से हम पानी लेते हैं और फिर इसका उपयोग करते हैं। यहीं से हमारी जिंदगी शुरू होती है। क्या कोई सीमित करने वाले कारक हैं? हाँ, जब एग्रो होल्डिंग्स और अन्य खेत अचानक पानी से भरना शुरू कर देते हैं तो यह एक गंभीर समस्या बन जाती है। यानी वे पानी छोड़ते हैं ताकि हर्बिसाइड के साथ उपचार किया जा सके, ढकने के लिए। जितना संभव हो पूरी तरह से खरपतवार को। इस समय खरपतवार की वृद्धि रुक जाती है, पीछे रह रही है। यहाँ चावल है लेकिन चावल को पानी से बाहर नहीं निकाला जाता है, अर्थात कार्य खरपतवार की गति को धीमा करना और उसमें पानी भर देना है ताकि उसे ऑक्सीजन की आपूर्ति न हो। और चावल तदनुसार इस समय यह घसीटता रहता है उच्चतर। लेकिन यह अनुकूल परिस्थितियों में है। वास्तविकता में ऐसा होता है कि हर्बिसाइड के कारण प्रोसियांका बैठा रहता है, सारा खरपतवार बैठा रहता है और खराब मौसम की वजह से चावल भी बैठा रहता है, जैसे कि ठंड हो या तेज गर्मी। यानी यह सब बहुत कठिन परिस्थितियों में होता है ताकि खरपतवार को दबाया जा सके और चावल को ऊपर लाया जा सके। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ कम से कम 2 बार हर्बिसाइड का छिड़काव किया जाता है ताकि फसल को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। आलू के लिए मूल रूप से हम पानी की पर्याप्त मात्रा में सिंचाई करते हैं। मैं खड़ा था, मशीन में लगभग 20-14 मिमी पानी दे रहा था। यहाँ 20 मिलीमीटर है। हमारे यहाँ हाइड्रो मॉड्यूल्स 10 मिलीमीटर प्रतिदिन के हिसाब से लगाए गए हैं और वे ठीक से काम कर रहे हैं। यानी 20 मिमी पानी देने के लिए हमें लगभग 2 दिन लगते हैं। वोलोडिया, क्या आपने कभी इस बारे में गहराई से सोचा है कि सिंचाई की मात्रा या पानी देने की दर को दिन के अलग अलग समय के अनुसार बदला जाए ताकि पौधों को सबसे उचित पोषण मिल सके? बात यह है कि अगर हमारे हाइड्रो मॉड्यूल्स थोड़े और अधिक तेज होते, जैसे कि जहां हम पहले से ही थे वहां एक 20 का हाइड्रो मॉड्यूल लगा हुआ है, जिसका अर्थ है कि यह प्रतिदिन 20 मिलीमीटर पानी देता है। मतलब तेज गति वाले। हाँ, वहाँ नोजल्स की संख्या भी ज्यादा है, पानी की मात्रा भी ज्यादा है और गियर बॉक्स भी बेहतर है। वहाँ आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। मतलब मैं उदाहरण के लिए रात में केवल फसलों को 10 मिमी पानी देता। मेरे पास दायरा 10 मिमी है मान लीजिए, अगले दिन रात में फिर से यही। क्योंकि मेरे हाइड्रो मॉड्यूल कमजोर हैं और मिट्टी की विशेषताएं ऐसी हैं कि मिट्टी बहुत जल्दी नमी से संतृप्त हो जाती है और नमी को नीचे की परतों में जाना बहुत मुश्किल होता है। मेरे यहाँ लगातार मिट्टी का कटाव होता रहता है, इसलिए मुझे हर समय इसमें बदलाव करने पड़ते हैं। सिंचाई की मात्रा फसल के अनुसार, सिंचाई प्रणाली के अनुसार बदलती रहती है। वे एक ही क्षेत्र में हैं लेकिन हर जगह मिट्टी अलग है। हमने तो यहाँ तक किया कि मिट्टी का विश्लेषण करवाने के लिए उसे संस्थान में भेजा था। वैसे मिट्टी विज्ञान संस्थान रास्वेत्स्की। हाँ, वे रास्वेत्स्की में ही स्थित हैं, वहीं उनका मुख्यालय है। नाज़ारिन कोल्बे-जॉर्जीवना अपनी टीम के साथ। मेरा सेंसरों के साथ एक दुखद अनुभव रहा है। यानी प्रयोग का मकसद क्या था? मेरा काम यह साबित करना था कि सिंचाई प्रभावी ढंग से करनी चाहिए। असल में हमें यह देखने को मिला कि मेरी जमीन सूख रही है। 30% नमी ऐसी थी जो अब पौधों के लिए उपलब्ध नहीं रह गई थी और हमने अपने क्यूरेटर के साथ ये सिंचाई प्रणाली शुरू की और सलाह ये थी कि इसे 12% तक सूखने दिया जाए। जब मैंने फावड़ा जमीन में डाला तो मैं हैरान रह गया। मक्का की फसल ने सारी परतों को सुखा दिया था, पहली दूसरी। फसल को बार बार तनाव मिला। ऊपर से मौसम की वजह से मैं एक साथ पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं दे सका।
20-30 मिमी, ताकि उसे थोड़ा झटका मिले। मुझे पूरी हफ्ते बिना रुके 10 मिमी पानी देना पड़ा। बार बार पानी देना पड़ा ताकि किसी तरह मिट्टी भीग जाए। फिर से गर्मी चली गई बस 1 हफ्ते के लिए, और मैंने नमी की भरपाई कर ली, लेकिन तब तक फसल को तनाव मिल चुका था। और सभी को जो सिंचाई करते हैं, ये सलाह है कि आपको समझना चाहिए कि आपके पास जमीन के भीतर। इस प्रयोग के बाद मुझे अपने खेत से 10 टन प्रति हेक्टेयर मक्का मिला, लेकिन क्षमता 120-130 क्विंटल की थी। सभी को सलाह है कि शुरुआत में ही सिंचाई की रणनीति चुनने से पहले खाद और पोषण की रणनीति चुनें। समझना जरूरी है कि आपके पास जमीन के भीतर क्या है। ट्रैक्टर या खुदाई करने वाली मशीन को लाएं और सचमुच 2-3 मीटर तक खुदाई करें और देखें कि वहां आपके पास क्या स्थिति है, और फिर उसी के अनुसार सिंचाई की योजना चुनें। क्योंकि मान लीजिए मेरे पास बहुत भारी मिट्टी और चिकनी मिट्टी है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे समुद्र पीछे हट गया हो, नदी की धारा, बाढ़ का मैदान, समुद्र। असल में हम एक गड्ढे में हैं। अगर वहां जहां हम कल तुम्हारे साथ बेस पर थे, वहां समुद्र तल से 14-10 मीटर ऊंचाई हो सकती है। वो जगह जहां हम अब जा रहे हैं, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, वह पहले ही 140 मीटर की ऊंचाई पर है। ताकि मैं सिर्फ बातें ना करूं, देखिए यहाँ 26 मीटर है। अब हम वहां पहुंचेंगे और वहां ऊंचाई बिल्कुल अलग होगी। और इसी वजह से मुझे लगता है यहाँ की मिट्टी की खासियत है कि ये बहुत भारी है। प्रोलेतार्स्की जिला है ना? हाँ, प्रोलेतार्स्की जिला, स्टानित्सा वेलिकोग्नियाजेस्काया। क्यों? पहले ऐसा नाम नहीं था। स्टानित्सा वेलिकोग्नियाजेस्काया को, हमारी स्टानित्सा को 150 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। फिर इसका नाम बदलकर प्रोलेतार्स्क शहर रखा गया समाजवाद के समय में, और हमारे प्रोलेतार्स्क शहर को 60 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। ठीक है। शहर के रूप में क्या? तुम यहीं पैदा हुए हो? मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, हाँ, और वापस आकर यहीं काम कर रहा हूँ। यहीं से असल में हमारे खेत शुरू होते हैं, वह हमारी सारी कह सकते हैं जमीनें। ये जो आलू है, ऐसे 5 जून को बोया गया था। यहाँ एक सिंचाई मशीन है, उसके पीछे देखिए दूसरी सिंचाई कर रही है, दूसरी वाली वो रही दाईं ओर एक, और आगे दूसरी। क्या तकनीकी किस्में या खाने किस्में? हमने तकनीकी किस्मों पर ही रुकना तय किया है, क्योंकि इनके साथ काम करना वसंत में वाकई दिलचस्प होता है। जब आलू नहीं होता और जब उसकी कमी होती है, तब हम सामने आते हैं और सबकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन बिल्कुल अलग मार्जिन पर। आज की तारीख में हमने पहले ही 6000 टन का अनुबंध कर लिया है। लगभग 2-3 हजार टन हम खुले बाजार में रखने की योजना बना रहे हैं। तो वहाँ जोखिम उठाना पड़ता है। मान लीजिए मई और जुलाई में, जब सबसे ज्यादा मुनाफा मिलता है। यानी तुम मेरी इस धारणा की पुष्टि कर रहे हो कि सभी आलू उगाने वाले जोखिम उठाने वाले होते हैं, है ना? बिल्कुल। इतनी बड़ी मात्रा के साथ भंडारण में जाना ऐसा है जैसे बारूद के ढेर पर बैठना। क्योंकि अगर हम ईमानदारी से कहें तो आज हमारे पास ऐसे लोग बहुत कम हैं जो भंडारण करना जानते हैं, और मैं ये खास तौर पर अपनी तकनीक के बारे में कह रहा हूँ। और जब हमारे पास यह मौका है, यह अवसर है, तो हम इसका फायदा क्यों ना उठाएं, भंडारण में जाएं और मई जून के करीब असली मुनाफा कमाएं, बजाय इसके कि अभी खेत से ही बेच दें। अभी की कीमत तो तुम खुद जानते हो कैसी है। इस साल कीमतें कम हैं, असल में हर जगह कम है। यूरोप में फसल अच्छी हुई है, इसलिए हाँ, इसको लेकर भी थोड़ी चिंता अवश्य है, लेकिन जैसा कि हमारा अनुभव बताता है, जितना हम आगे बढ़ते हैं, खासकर वसंत के मौसम तक, उतने ही अधिक अवसर और नए विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। अधिकतम भंडारण अवधि कब तक हो सकती है? हमारे यहाँ तो ऐसा है। हम आलू 3 महीने तक उगाते हैं और फिर उसे 9 महीने तक ऐसे संभाल कर रखते हैं जैसे कोई छोटी मेंढकी हो। बहुत ध्यान से रखते हैं। सबसे ज्यादा जो समय रहा जब हमने चिप्स फैक्ट्री में प्रोसेसिंग के लिए आलू दिया था, वो जुलाई था। लगभग 10 जुलाई तक हमारे पास आंकड़े हैं। गुणवत्ता के हिसाब से 5-7%। एकमात्र समस्या जो आती है वह है कोल्ड स्टोरेज में, क्योंकि वहां नमी बहुत तेजी से निकलती है, जिससे वजन हर दिन थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। और जब आपको आगे और आगे टालते रहते हैं तो आपके लिए नुकसान का जोखिम बढ़ जाता है। कुल मिलाकर नुकसान होने लगता है। हमारे यहाँ अल्फाल्फा लूसर्न उगती है, 50वीं बार पानी दिया गया है। यहाँ कनाडाई लूसर्न के बीज हैं, इस साल बहुत अच्छे हैं कुल मिलाकर। क्या आप इसे अपने लिए उगा रहे हैं? नहीं बेचने के लिए, बीज सिर्फ बिक्री के लिए हैं। जो घास कंबाइन के बाद बचती है वह पशुपालन के लिए जाती है। हमारे पास 1600 पशु हैं और हम प्रजनक भी हैं। हमारे पास प्रजनन के बैल हैं, काल्मिक नस्ल के, शुद्ध नस्ल के। हर 5 साल में हम आनुवंशिकी के लिए खून की जांच करवाते हैं और इसे नवीनीकृत करते हैं।
कुल मिलाकर हम रणनीति और कार्यनीति पर डिप्लोमा की रक्षा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कृपया मुझे कंपनी एनर्जी के बारे में थोड़ा बताइए। सही है। हाँ, ये कब स्थापित हुई और मूल विचार क्या था? संस्थापक कौन है और खासकर कृषि क्षेत्र में ही क्यों? देखिए, एनर्जी की पूरी कहानी आज से 30 साल पहले शुरू हुई थी। यही बात है। दिसंबर में हमें 30 साल पूरे हो जाएंगे। और हमारे दादा वासिली पावलोविच बुक्सियारोव, पिता व्लादिमीर वासिलिएविच और भाई आंद्रेई वासिलिएविच ने इसकी स्थापना की थी। जैसे सभी करते हैं, हमने भी काम करने की कोशिश की, किसी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश की। पिता, जैसा कि मुझे कहानियों से याद है, उन्होंने तो माँ से शादी ही कर ली थी। वह रोस्तोव में तकनीकी शिक्षा ले रही थी और पिता चमड़ा धोते थे वहां सुअर और गाय का चमड़ा। माँ जो सिलाई का काम करती थी, उन्होंने उसे फिर से बनाया और फर कोट कुत्ते के कपड़े बनाकर बेचती थी। फिर सब्जियों का काम शुरू हुआ, यानी सब्जियों की खरीद फरोख्त। फिर टीवी बेचने की कोशिश की, उसके बाद गैसीकरण शुरू हुआ। गैस के चूल्हे बेचना शुरू किया, दुकानें खोली। और एक बार खाने की मेज पर किसी ने बात छेड़ दी। बड़े भी थे, छोटे भी, सब व्यापारी थे, बस खरीदो बेचो का काम करते थे। तो करना क्या चाहिए? उत्पादन करना चाहिए। तो पिता को ये विचार बहुत अच्छा लगा कि सच में शायद हमें उत्पादन की ओर ध्यान देना चाहिए। सब कुछ 2 ब्रेड बनाने वाली मशीनों से शुरू हुआ, यानी पहली बार ब्रेड बनाने की मशीनें खरीदी गईं। ब्रेड बनाना शुरू किया, लेकिन ब्रेड बन नहीं रही थी। अब क्या करना चाहिए? आटा खुद बनाना चाहिए। चक्की खरीद ली। हाँ, अब कुछ बनने लगा था, लेकिन आटा वैसा नहीं था। क्यों? खुद अनाज उगाना पड़ेगा। हाँ, जब खेतों में जाते हो तो पूछते हो किस क्लास का है? तीसरा, बिल्कुल तीसरा दर्जा ले लो। एक ढेर से चुना, उसने तुम्हें दूसरा भेज दिया। सब कुछ बस कोई भी चारे वाला अनाज था। ब्रेड फिर भी नहीं बन रही थी, तो धीरे धीरे शुरू किया। शायद ठीक उसी समय जब सब बिखर रहा था, वो 90 का दशक था, तो बस सब कुछ ऐसा ही था शायद, जैसे कि आसपास सब कुछ वजन में उस पुराने की तुलना में अलग थी जो मक्का वाली थी। तो देखो, इसे साफ दिखता है कि इसे ये तनाव झेलने पड़े, जिससे ये थोड़ी सी झुलस गई। ये पूरी तरह सुंदर नहीं है। यही है। यहाँ ठीक वहीं जहाँ जून की गर्मी थी, ठंड भी पड़ी थी। ये सब चीजें असर डालती हैं। सिंचाई पर मक्का। सिंचाई पर मक्का फर्टिगेशन कुछ ऐसा इस्तेमाल करते हैं। अनिवार्य रूप से कासोम जहाज के पिछले हिस्से के नीचे था और 50-50 के 3 उपचिह्न। उन्होंने 50 किलोग्राम कासोमा दिया। इंजेक्टर का उपयोग करना कासोम? हाँ। अनिवार्य रूप से यह हमारी पसंदीदा तकनीक है, और अब हम सब उन्हें लात मारते हैं, मक्का और आलू दोनों। और कृपया मुझे उन आलुओं के बारे में बताइए जो साथ। हेमा, हाँ। शुरुआत में जितना मुझे याद है, हम 200 मिश्रित उर्वरक देते हैं। ये 200 कार्बामाइड, 200 अमाफोस है, और मुझे लगता है 100 या 150 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट। यही तो शुरू किया था। कब? आपका धन्यवाद। कुल्टीवेशन के समय। और फिर हम उसकी पत्तियों को एक बार नाइट्रेट से बढ़ाते हैं, एक बार, जब तक ट्रैक्टर को संकरे पहियों पर चलाया जा सकता है ताकि पत्तियों को नुकसान न पहुंचे। और वैसे भी हमने धुंध स्प्रे भी इसलिए लिया था ताकि इन टॉप ड्रेसिंग्स को जितना हो सके टाल सके। अब हम पूरी तरह से कास CAS पर आ गए हैं ताकि पत्तियों को कुचला ना जाए। नाइट्रेट बेहतर है, वह सीधा मतलब शुरू कर देती है, लेकिन तब तुम बीच की पंक्तियों को दबा देते हो, और कास के साथ मतलब ये सुरक्षित है। सुनो, क्या आपने कभी कोई SJDR या कुछ और भी स्प्रिंकलर मशीन से आजमाया है? जरूर। इस साल हमने टैप्सिन 3 लीटर नहीं डाला। रेजिडेंट जबरदस्त था, और आलू सच में मतलब साफ दिख रहा था कि वह सच में खिल उठा, यानी सब कुछ। डोजेटर और इंजेक्टर वाले हमारे पास अलग अलग हैं, चाइनीज भी, रूसी भी, यूरोपियन भी। सब कुछ बढ़िया चलता है, सब कुछ शानदार है। चाइनीज वाले भी? मजे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वे कीमत में सस्ते हैं और तुम्हें जो चाहिए सब कुछ डाल सकते हैं। हम कोई भी प्रयोग करने से पहले, जैसे कि कास्सम के साथ, फंगीसाइड के साथ, क्या हम पहले उसे रोक दें या फिर बाद में आलू पर चलें? आलू पर चलेंगे। यही है। तो कुछ भी आजमाने या डालने से पहले हम सबसे पहले समय नोट करते हैं, यानी हम देखते हैं कितना समय लग रहा है। जैसे हमें देखना है 100 लीटर कितना गया। हमारे यहाँ हाइड्रोटेक्निक अब ज्यादा सोचता भी नहीं है, वो 1 मिनट नोट करता है, देखता है। मान लीजिए 10 या 15 लीटर चला गया, वो जल्दी से स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा एडजस्ट करता है और चला जाता है। उसे पता है कि यहाँ उसकी अपनी मात्रा है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किलो में हो सकता है, ऐसा ही होता है। इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है। यह उन लोगों की सराहना करने लायक है जो यहाँ काम करते हैं और जिनमें इतना धैर्य है कि वे सब कुछ सहन कर लेते हैं। आपके यहाँ काम करने वालों के लिए कौन कौन से समर्थन और सहायता के तरीके हैं? रिसोर्ट, आरामगाह। नहीं, असल में ऐसा नहीं है। अगर कोई बड़ी है तो मैं इसे श्रम का आधार मानता हूँ। आरामगाह दिखाओगे? असल में सब कुछ है।
मेडिकल से शुरू करते हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति को चिकित्सा या सामाजिक सेवा की जरूरत है, जैसे कि स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार जांच करानी हो या कुछ और, मेरे पास भगवान का शुक्र है, मेरे दादाजी जब तक प्रमुख रहे हमेशा उनके पास अस्पतालों में बहुत सारे संपर्क थे और इसी वजह से वे सभी मुख्य डॉक्टरों को नाम से जानते हैं। किसी का भी नाम लिया जा सकता है। उनके पास हर किसी का फोन नंबर है, दिन हो या रात वह कभी भी उन्हें कॉल कर सकते हैं। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो जाती है, जैसे दिल, ब्लड प्रेशर या कुछ और, भगवान न करे, तो हम बस लोगों को भेज देते हैं, खुद डॉक्टरों के साथ, फिर अस्पतालों के साथ मिलकर सब कुछ सुलझा लेते हैं। व्यक्ति स्वस्थ रहकर आगे काम कर सकता है। जो लोग मान लीजिए स्प्रेयर छिड़काव मशीन पर काम करते हैं, हम उनके लिए गाड़ियां खरीदने की कोशिश करते हैं। यानी गाड़ी खरीद ली जाती है तो कृपया 5-6 साल तक मेहनत करें। 5-6 साल बाद स्प्रेयर ऑपरेटर के लिए गाड़ी उसकी खुद की संपत्ति बन जाती है। हमारे यहाँ असल में कई लड़कों ने इसी तरह गाड़ियों के मालिक बन गए हैं। इसी तरह हम उन लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं जो लंबे समय तक, मान लीजिए 15-20 साल तक काम करते हैं। अब आजकल तो आज कार लेना भी महंगा शौक हो गया है। कीमत के हिसाब से BMW और X1 के लगभग बराबर। इसलिए पहले जब अवतोवाज की कीमत 3-4 लाख थी, हम ऐसे ही आसानी से 5 गाड़ियां खरीद लेते थे और लोगों को खुश कर देते थे। अब अफसोस की बात है कि इन्हीं पैसों में सिर्फ 2 गाड़ियां ही खरीद सकते हैं। खैर, हम परंपराओं का पालन करने की कोशिश करते हैं। और भी कुछ सुविधाएं हैं ताकि व्यक्ति उत्पादन में रुचि ले और पैसे कमा सके। हम उन्हें सर्विस गाड़ियां देते हैं। 7 डे, मान लीजिए 10 प्रियोरा जैसी गाड़ियां। हम इन्हें खरीदते हैं, साफ सुथरा और व्यवस्थित रखते हैं, सर्विसिंग करवाते हैं, बस इतना कि व्यक्ति, मान लीजिए, जल्दी आए और देर से जाए। हम कुछ लोगों को आवास यानी बंधक ऋण में मदद करते हैं जिनके पास अग्रिम भुगतान के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है, या फिर आपको पूरा घर खरीदना पड़ेगा। हम सौभाग्य से कंप्यूटर्स एक ईश्वर त्यागी स्थान पर रहते हैं, लेकिन यहाँ कीमतें उतनी नहीं बढ़ी हैं जितनी कि, मान लीजिए। लेकिन यदि हम किसी भूले बिसरे खेत की बात कर रहे हैं, तो क्या उस खेत के प्रति कोई सामाजिक दायित्व है? सड़क की मरम्मत कराना, डिस्को प्लेटफॉर्म बनवाना, तो असल में यहाँ इसी खेत में हमने सड़क बिछाई है, स्पीड ब्रेकर भी बनाए हैं। अगर ये किसी सुरक्षा या सड़क यातायात के लिए है, मूल रूप से हम कभी भी निवासियों को मना नहीं करते। हमारे यहाँ मुख्य रूप से अधिकांश निवासी हमारे हिस्सेदार हैं। अगर आज तुम उनके साथ बुरा व्यवहार करोगे या कुछ नहीं करोगे तो जाहिर है जमीन से हाथ धो सकते हो। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ अच्छे से करें, चाहे वह मूल्य निर्धारण में हो, कहीं कुछ मरम्मत कराना हो या कहीं कुछ सस्ता बेचना हो, और कभी कभी तो कहीं कहीं मुफ्त में भी कर देते हैं। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है कि वह मुझे क्या दे सकता है। व्लादिमीर बाख्तेरोव का सपना क्या है? जैसा कि मेरे पिता कहते हैं, भगवान करे बस जिंदा रह जाएं। हाँ, सच कहूँ तो शायद मैं ऊर्जा के शिखर तक नहीं पहुंचना चाहता, क्योंकि सभी तकनीकें हमेशा आगे बढ़ती रहती हैं। अब तो मुफ्त की गाड़ियां, मुफ्त के कंबाइन, मुफ्त के उपकरण आ गए हैं जो काम करते हैं। शायद मैं आगे भी लोगों को भविष्य में विश्वास और पैरों के नीचे मजबूत जमीन देना चाहता हूँ। शरीर को नहीं, बल्कि आलू को देखना है। तो चलो, हम अभी उसी को देखने जा रहे हैं। असल में खुद आलू काफी साफ है। अगर तुम देखो तो इसमें वो खरबूजे जैसी कोई चीज नहीं है, जैसे खरबूजा खाते हो। वो कौन सा पल है जब तुम आलू को खेत में ले जा रहे होते हो और मैं गुणवत्ता की ओर आगे नहीं बढ़ता? हाँ, जहाँ सबसे ज्यादा चिंता होती है। क्या ये फसल कटाई का बिल्कुल सही पल है? कटाई। जब तुम तो अपने प्रयासों का नतीजा देख लेते हो, क्योंकि देखो, आलू तो बिल्कुल भी अनुमान के मुताबिक नहीं होता। आज के दिन भी अगर मैं अभी खेत में चला जाऊं और एक पौधा उखाड़ लूं, हमारे यहाँ आज के दिन सिर्फ कंधों का बनना शुरू हुआ है। स्टोलोन का सक्रिय रूप से बनना चल रहा है। कुछ लोग तो अभी से कटाई करने आ गए हैं, और हमारे यहाँ तो अभी अभी शुरुआत हुई है। कुछ लोगों ने तो पहले ही कटाई कर ली। हाँ, कुछ लोगों ने तो पहले ही कटाई कर ली है, और हम समय के हिसाब से पीछे हो रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे यहाँ आलू को कीट बहुत परेशान करते हैं, और दूसरा, अगर अगस्त या सितंबर में कटाई कर भी लो, हमारे यहाँ तापमान 50-60 किलोमीटर तक पहुँच जाता है। इसे कैसे स्टोर करें? फ्रिज में रखना पड़ेगा, नहीं तो सड़ जाएगा। तो हम कटाई की ओर बढ़ जाते हैं। हमारी कहानी ठंड पड़ने के करीब शुरू होती है। जैसे ही हम देखते हैं कि कहीं पहली बार पाला पड़ने वाला है, हमें समझ आ जाता है कि अब तुरंत जाना पड़ेगा। बस 12 मशीनें आती हैं और खुदाई शुरू कर देती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आधा या 2-3 आलू ही निकाल पाते हैं और फिर रुक जाते हैं। बस अगस्त में हम रुक जाते हैं और मौसम पर नजर रखते हैं। जैसे ही देखते हैं कि पाला, ठंड या खराब मौसम आ रहा है, तो तुरंत वापस आकर बाकी की खुदाई कर लेते हैं, क्योंकि एक हफ्ते में पैदावार में लगभग 1.5 गुना की बढ़ोतरी हो जाती है।
चिप्स वाले, है ना? नहीं, पता नहीं, शायद हो सकता है। मेरा पसंदीदा वीआर है, लेकिन चूंकि ये एक्सक्लूसिव है और इसके साथ काम करने के लिए कंपनी से जुड़ना ज़रूरी है, इसलिए हमें दूसरे पुराने किस्मों से काम चलाना पड़ता है। लेडी क्लियर बुरी नहीं है, लेकिन पैदावार में वीआर की बराबरी नहीं कर पाती, खासकर हमारे इलाके में। वीआर क्यों? सबसे पहले यह अनुमान के मुताबिक बढ़ता है, चाहे वह पत्तियों में हो या पूरी बढ़वार में। लेडी क्लियर को जोड़ना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको उसके साथ इतनी मेहनत करनी पड़ती है ताकि वह पंक्तियों के बीच में जुड़ सके। क्या ये आपके क्षेत्र में है या पूरे वॉल्यूम में? सच कहूँ तो मुझे लगता है कि बहुतों को क्लेयर के साथ यही समस्या है। हर कोई उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके साथ काम करना आना चाहिए और आप बस गड़बड़ कर सकते हैं, जिससे पौधा तो बढ़ेगा लेकिन वह जड़ नहीं जमाएगी। इसलिए ऑग्रोनोम में निश्चित रूप से हमारे यहाँ बहुत लोग इसके साथ मेहनत करते हैं और सब कुछ करते हैं ताकि, ठीक है। हाँ, मुझे लगता है, हाँ, असल में यहाँ लेडी क्लेयर अभी बढ़ रही है। हमारे यहाँ जलाशय वाले खेत असल में कभी रुकते नहीं हैं। अभी अगस्त में तापमान कम हो गया है, ये लगभग 28 डिग्री दिन में होता है और कभी कभी 35 तक भी पहुंच जाता है। और आलू अब सक्रिय रूप से पानी पी रहा है, लेकिन वाष्पीकरण कम है और ऊपर से पौधों की पत्तियां भी बहुत घनी हैं। पता नहीं, शायद दिखाऊं? हम कल आएंगे साथ। एग्रोनोम के, हाँ। और भी हमारे लिए मान लीजिए वीआर के साथ काम करना आसान है, क्योंकि उसे हमारे लिए स्टोर करना आसान है। बस सहज रूप से वह समझ में आता है। वह इतना लचीला है कि हमारे किकनोवा ने तो उसे फ्रीज करने की भी कोशिश कर ली थी। अभी नहीं, सच कहूँ तो मैं सच में चाहता हूँ, सच में सपना है मेरा कि किसी के पास जाऊं और वह मुझे कहे कि हमारे यहाँ सब कुछ इसी किस्म से लगाया गया है, पैदावार 40 से ऊपर है और जुलाई तक कमाल की तरह स्टोर होता है। मैं पहला बनूंगा जो इस उदाहरण का पालन करेगा, हाँ, और घूमूंगा भी। अब तक तीसरा साल हो गया हम घूम रहे हैं और हमने निचली नोगोरोड, कोस्त्रोमा और वोलोगदा भी घूम लिया, लेकिन अभी तक नहीं मिला, बड़े पैमाने पर, सच में अभी तक नहीं। इसलिए जैसे ही मौका मिलेगा हम भी पहले लोगों में से होंगे। ऐसा यूं ही नहीं है कि चिक्सोविक 2-3 किस्में चुनते हैं। आदरणीय चयनकर्ता, अगर आपने अचानक 20 टन से ज्यादा उपज निकाली है तो हाँ, हम चाहते हैं। 30, देखिए 30 तो वाकई 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 कमाल है। कम से कम अगर आपके पास 30 टन आलू है जो चिप्स बनाने के लिए प्रोसेसिंग के लिए है। यहाँ व्लादिमीर बतियारोव हैं। उन्होंने कहा, मैं पहला बनूंगा जो किसी भी परिस्थिति में लेगा। हल्कापन ये जरूरी है, रूप, ताकि ये गोल हो जाए, आलू के चिप्स जैसा दिखता है। और सिद्धांततः मैं इसे यथासंभव आगे बढ़ा रहा हूँ। बीमारी वास्तव में ये इतना जटिल नहीं, हाँ, कुछ भी जटिल नहीं। 40 टन और हम चल पड़े, लेकिन हमारे लिए यह वास्तविक है। हम उसके साथ ऐसा कर सकते हैं और लेडी क्लेयर के साथ हम ये काम तब भी कर सकते हैं जब हम देर से निकले। और 26 और वायलिस भी। वेरका पर तो हमने एक बार 57 भी किया था। आपने ले लिया या आपसे छीन लिया गया? छीन लिया, बिल्कुल। ऐसे आलू को कौन नहीं लेगा।